कंपनी में नई आई इंटर्न को नहीं पता था कि मैं ही मालिक हूँ। वह हर दिन घर जाते समय मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे साथ जाती थी। मैंने सोचा कि रास्ता एक ही है, इसलिए कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन एक सप्ताहांत की रात जब मैं सो रहा था, उसने अचानक मुझे फोन करके आदेश दिया, मैं अभी ले जाओ केटीवी में हूँ, जल्दी आकर मुझे घर छोड़ो। मैंने कहा, अभी रात के 2 बजे हैं, तुम मुझे फोन करके लेने आने को कह रही हो, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। वह बोली, मेरे कजिन कंपनी के मानव संसाधन विभाग HR के निदेशक हैं, तुम्हें मुझे लाना ले जाना मिले, यह तुम्हारी किस्मत है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने कजिन से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। ओह, तो उसे अभी तक यह नहीं पता था कि मैं ही कंपनी का मालिक हूँ। मुझे चुप देखकर लू चान ने घमंड से नाक सिकोड़ते हुए कहा, डर गए ना? अगर डर गए हो तो जल्दी निकलो, रास्ते में मेरे लिए 1 कप गर्म दूध भी लेते आना, गाड़ी में बैठते ही मुझे पीना है। उसकी लगातार हुक्म चलाने वाली आवाज सुनकर मैं हंस पड़ा। लू चान 1 महीने पहले ही कंपनी में भर्ती हुई थी। उस दिन मैं फैक्ट्री का निरीक्षण करके लौट रहा था। मैंने अभी तक अपनी वर्कशॉप वाली यूनिफॉर्म भी नहीं बदली थी। जैसे ही मैं लिफ्ट में घुसा, मेरी मुलाकात उससे हुई जो अभी अभी इंटरव्यू पास करके आई थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, भौहें सिकोड़ ली और तुरंत मुझसे दूरी बना ली। कंपनी में आमतौर पर सभी लोग मुझे सम्मान के कारण दूरी बनाकर रखते थे, इसलिए मैंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन काम खत्म होने के बाद जब मैं गाड़ी से घर जाने वाला था, वह बिना पूछे मेरी कार का दरवाजा खोलकर आगे वाली सीट पर बैठ गई और घमंड से बोली, तुम कंपनी के वर्कशॉप टेक्नीशियन हो ना? मैंने कल तुम्हें जिनशू रेजिडेंशियल एरिया के पास जाते देखा था। मैं वहीं रहती हूँ, रास्ते में मुझे छोड़ देना। मैं कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। मैं दर्जनों कंपनियों और हजारों कर्मचारियों का प्रबंधन करता था, लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने मुझे इतनी अकड़ के साथ आदेश दिया था। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने सीट बेल्ट बांध ली और ठंडे स्वर में कहा, जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। इसके बाद उसने मोबाइल निकाल लिया और उसमें व्यस्त हो गई, जैसे मैं वहाँ था ही नहीं। मैंने सोचा कि वह नई कर्मचारी है, इसलिए बात को नजरअंदाज कर दिया। वैसे भी रास्ता एक ही था तो उसे छोड़ दिया। जिनशू कॉलोनी पहुंचने के बाद उसने धन्यवाद तक नहीं कहा। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और बिना पीछे देखे चली गई। मैंने सोचा कि शायद अभी अभी कॉलेज से निकली है और उसे सामाजिक व्यवहार की समझ नहीं है, इसलिए मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन लू चान यहीं नहीं रुकी। उसके बाद हर दिन वह ऑफिस की छुट्टी होते ही समय पर मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाती। मैं मना भी नहीं कर पाता था कि वह तरह तरह की मांगे शुरू कर देती। आगे से जब सुबह ऑफिस जाओ तो मेरे कॉलोनी के बाहर रुककर मुझे भी ले जाना। मुझे सिगरेट की गंध पसंद नहीं है, भले ही यह तुम्हारी कार हो, लेकिन आगे से इसमें धूम्रपान मत करना। आज मैं तुमसे 3 मिनट पहले नीचे आ गई थी, अगली बार ध्यान रखना, मुझे इंतजार मत करवाना। तुम्हारी सीट बहुत सख्त है, कल तक उस पर मुलायम कुशन लगवा देना। मुझे तुम्हारी कार का रंग पसंद नहीं है, समय मिले तो इसे गुलाबी रंग की रैपिंग करवा लेना। पहले मैं समझ नहीं पाता था कि कोई व्यक्ति मुफ्त में लिफ्ट लेने के बाद भी इतना घमंडी और एहसान जताने वाला रवैया कैसे रख सकता है। अब मुझे समझ आ गया था, क्योंकि मानव संसाधन विभाग का निदेशक उसका कजिन था। तभी फोन के दूसरी ओर से लू चान की नाराज आवाज आई, तुम चुप क्यों हो, निकले कि नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे सोना है, तुम खुद टैक्सी कर लो। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। लेकिन जैसे ही फोन नीचे रखा, फिर घंटी बज उठी। फिर वही लू चान थी। क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी कॉल काट दी। तुम्हें पता भी है कि मेरा कजिन अभी मेरे पास ही बैठा है। मैंने शांत स्वर में कहा। तो वह हंसते हुए बोली, तुम नहीं समझोगे, इसलिए तुम जिंदगी भर नीचे के स्तर पर मेहनत मजदूरी ही करते रहोगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज मैंने अपने कजिन और उसके पूरे परिवार को KTV में गाना गाने और पार्टी करने बुलाया है। उन्होंने मुझे नौकरी दिलाई है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद कर रही हूँ। अगर तुम्हें जरा भी समझ है तो तुरंत यहाँ आओ, हमारा पूरा बिल चुकाओ, फिर हम सबको एक एक करके घर छोड़कर आओ। अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो मैं अपने कजिन से तुम्हारे बारे में अच्छी बात कर दूंगी। उसकी एक बात से तुम्हारा ट्रांसफर वर्कशॉप से सीधे ऑफिस में हो जाएगा। मैं मन ही मन हंसा। तो ये सिर्फ मुझे ड्राइवर बनाना नहीं चाहती थी, बल्कि बिल भरने वाला बेवकूफ भी बनाना चाहती थी। मैंने थोड़ा रुक कर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे कजिन की एक बात से मेरा प्रमोशन और ट्रांसफर हो सकता है? हालांकि HR निदेशक के पास काफी अधिकार होते हैं, लेकिन वह किसी को मनमर्जी से किसी भी पद पर नहीं भेज सकता। मिडिल मैनेजमेंट से ऊपर के सभी नियुक्ति और तबादले उपाध्यक्ष की मंजूरी से होते हैं, और मुख्य पदों में बदलाव तो राष्ट्रपति कार्यालय की बैठक में तय किए जाते हैं। उन सभी फाइलों की अंतिम मंजूरी मेरे डेस्क पर आती है और मेरे हस्ताक्षर के बाद ही लागू होती है। लू चान ने तुरंत कहा, बिल्कुल हो सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ, पिछले महीने मार्केटिंग विभाग का एक पुराना कर्मचारी मेरे कजिन से बहस कर बैठा था। मेरे कजिन ने उसे सीधे गोदाम में ट्रांसफर कर दिया। वह आदमी 6 साल से कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए ज्यादा होशियार मत बनो। मेरे कजिन की ताकत तुम्हारे जैसे निचले स्तर के कर्मचारी की समझ से बाहर है। मैं 2 सेकंड के लिए चुप हो गया। मुझे अचानक याद आया कि पिछले महीने सचमुच एक बहुत सक्षम कर्मचारी को मार्केटिंग विभाग से गोदाम में भेजा गया था। तब मुझे भी आश्चर्य हुआ था, इसलिए मैंने कारण पूछा था। उपाध्यक्ष ने बताया था कि कर्मचारी ने स्वयं आवेदन किया है और विभाग बदलना चाहता है। मैंने सोचा था कि शायद मार्केटिंग का काम उसे बहुत थका देता होगा, इसलिए मैंने बिना अधिक सोचे हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन अब पता चला कि यह सब लू चान के कजिन की
चाल थी। मैंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, लगता है तुम्हारे कजिन के हाथ कंपनी में काफी लंबे हैं। वह गर्व से बोली, अब पता चला ना, मेरे कजिन ने कहा है कि कुछ समय बाद वह हमारे पूरे परिवार के लोगों को कंपनी में भर्ती करवा देगा। हमारे रिश्तेदार हर विभाग में होंगे, तब पूरी कंपनी पर हमारे परिवार का राज होगा। मैंने होंठों पर हल्की मुस्कान लाई। क्या ही महत्वाकांक्षी एचआर निदेशक था। फिर मैंने पूछा, अगर वह ऐसा करेगा तो उसे मालिक से डर नहीं लगता? कि डर नहीं लगता? लू चान ने गर्व से कहा, मेरे कजिन ने कहा है कि कंपनी का मालिक हमारे शहर का सबसे अमीर आदमी है। उसके हाथ में दर्जनों बड़े बड़े व्यवसाय हैं। उसे हमारी जैसी सबसे छोटी शाखा कंपनी की चिंता करने का समय ही नहीं है। जब तक मालिक यहाँ नहीं आता, मेरे कजिन ही यहाँ सब कुछ चलाते हैं। मैं मुस्कुराया। मेरे अधीन सचमुच दर्जनों बड़े व्यवसाय थे, लेकिन वे सभी कंपनियां अब स्थिर रूप से चल रही थीं। बड़े फैसलों को छोड़कर मुझे उनमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता था। उल्टा ये सबसे छोटी कंपनी कई सालों से कोई खास प्रगति नहीं कर पाई थी। इसीलिए इन दिनों मैं लगभग हर रोज यहीं आता था। कभी वर्कशॉप का निरीक्षण करता, कभी बाजार की स्थिति समझता। मैं पता लगाना चाहता था कि समस्या आखिर कहाँ है। अब जाकर मुझे कारण समझ आया। असल में कंपनी के अंदर ही दीमक लग चुकी थी। फोन के दूसरी तरफ से लू चान फिर बोली, तो आखिर तुम आ रहे हो या नहीं? मैं बता रही हूँ, जब हमारे पूरे परिवार वाले कंपनी में आ जाएंगे तब हर कोई तुम्हारा बॉस होगा। आज अगर तुम मुझे खुश नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। उसकी धमकियां सुनकर मैं हंस पड़ा। संयोग से मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी की चापलूसी करते हैं। तुम लोगों में अगर इतनी ही क्षमता है तो घर जाने का इंतजाम खुद कर लो। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। लू चान गुस्से से अकबबूला हो गई और तुरंत मैसेज भेजा, एक मामूली वर्कशॉप सुपरवाइजर होकर भी मुझसे बहस करने की हिम्मत? रुको, मैं सिर्फ अपने कजिन से तुम्हें नौकरी से नहीं निकलवाऊंगी, बल्कि पूरे उद्योग में तुम्हें ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी। उस धमकी भरे संदेश को देखकर मैं पूरी तरह निरुत्तर हो गया। मैं दर्जनों कंपनियों का मालिक था। मेरी संपत्ति सैकड़ों करोड़ की थी और मुझे एक इंटर्न उद्योग से निकलवाने की धमकी दे रही थी। अगर यह बात बाहर फैल गई तो मेरे व्यापारिक मित्र पूरे साल मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वास्तव में जिस बात ने मेरा ध्यान खींचा वह लू चान नहीं थी, बल्कि उसका कजिन था। सिर्फ एक एचआर निदेशक के पास इतनी शक्ति नहीं हो सकती थी। लगता था कि कंपनी की दीमकें ऊपरी प्रबंधन तक पहुंच चुकी थीं। यह सोचकर मैंने कंपनी के उपाध्यक्ष वांग डोंग को संदेश भेजा, सूचना जारी कर दो, कल सुबह 9 बजे मैं सभी कर्मचारियों की आम सभा बुला रहा हूँ। हर व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है, कोई छुट्टी नहीं लेगा। संदेश भेजते ही वांग डोंग का जवाब आ गया, समझ गया लिन सर, आसिम। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह कार से कंपनी पहुंचा। जैसे ही कार से उतरा मैंने देखा कि लू चान दोनों हाथ सीने पर बांधे कंपनी के मुख्य द्वार पर खड़ी थी। उसके बगल में लगभग 30 वर्ष का एक आदमी खड़ा था। सूट बूट पहने हुए, चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। मैंने उसके बैज पर नजर डाली। वह वास्तव में मानव संसाधन विभाग का निदेशक चेन जे था। मुझे देखते ही लू चान तुरंत आगे बढ़ी और मेरा रास्ता रोककर चेन जे से बोली, कजिन, यही है वह आदमी। चेन जे ने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम वही वर्कशॉप सुपरवाइजर हो जिसने मेरी बहन से बदतमीजी की थी? तुम्हें नौकरी पर किसने रखा था? मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? अनावश्यक औपचारिकताओं से बचने के लिए मैं हमेशा कंपनी में सादे कपड़े पहनकर आता था। मेरी कार भी घर की सबसे सस्ती कारों में से एक थी। इसलिए कंपनी में केवल कुछ शीर्ष अधिकारी ही मेरी असली पहचान जानते थे। एक एचआर निदेशक जैसे व्यक्ति को मुझसे मिलने की योग्यता ही नहीं थी। चेन जे की बात सुनते ही लू चान की आंखें चमक उठी, जैसे उसे कोई बड़ा सबूत मिल गया हो। कजिन, अगर आपने भी इसे कभी नहीं देखा तो यह जरूर किसी सिफारिश से आया होगा। इसे तुरंत निकाल दीजिए। चेन जे ने सिर हिलाया, तो तुम सिफारिश के दम पर अंदर आए हो, तभी तुम्हें शिष्टाचार की समझ नहीं है। लेकिन मेरी बहन को पूरे 1 महीने तक ऑफिस लाने ले जाने की सेवा देने के कारण मैं तुम्हें कंपनी में रहने का एक मौका दे सकता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, रिश्ते की फीस 50,000 युआन सीधे मेरे निजी खाते में ट्रांसफर करो, नहीं तो मैं एक शब्द बोलूंगा और तुम कंपनी से बाहर हो जाओगे। दूसरी, आगे से हर दिन मेरी बहन को ऑफिस लाना और छोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी और उसकी हर बात माननी होगी। तीसरी, कल तुम उसे लेने नहीं आए थे, उसकी भरपाई करनी होगी। टैक्सी का किराया 1000, खाने पीने और गाने का खर्च 4000 और मेरी बहन पूरी रात गुस्से में सो नहीं पाई, मानसिक क्षति का मुआवजा 10,000। कुल मिलाकर तुम हम पर 65,000 युआन बकाया हो। नकद दोगे या ट्रांसफर? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक कंपनी का मालिक होने के बावजूद मुझसे मेरी ही कंपनी के सामने नौकरी की रिश्वत मांगी जाएगी, और वह भी इतनी खुलेआम। यह कहकर चेन जे ने अपना भुगतान QR कोड निकाल लिया और इंतजार करने लगा कि मैं पैसे ट्रांसफर करूं। लू चान भी बदले की खुशी से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की चमक थी। यह दृश्य देखकर कई कर्मचारी आसपास इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे चेन जे के ऐसे व्यवहार के आदी थे। कुछ लोगों ने सहानुभूति से कहा, जल्दी पैसे दे दो, नहीं तो नौकरी नहीं बचेगी। कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए बोले, और किसी से पंगा लेते लेकिन डायरेक्टर चेन से ही टकराना था। सबकी प्रतिक्रिया देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और चेन जे से पूछा, क्या कंपनी में नौकरी पाने वाले हर व्यक्ति को तुम्हें 50,000 युआन रिश्ता शुल्क देना पड़ता है? चेन जे ने हंसकर कहा, वह स्थिति पर निर्भर करता है। तुम जैसे लोग जो सामान्य भर्ती प्रक्रिया से नहीं आते, उनके लिए मुझे कागजी कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है, फाइलें ठीक करनी पड़ती हैं। तो क्या मुझे मेहनताना नहीं मिलना चाहिए? लू चान तुरंत बोली, बिल्कुल, मेरे कजिन का तुम्हारे पैसे
लेना ही तुम्हारे लिए सम्मान की बात है, जैसे मेरा तुम्हारी कार में बैठना तुम्हारा सौभाग्य है। मैंने पूछा, और अगर मैं इनकार कर दूं तो? चेन जे ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इनकार? आज कंपनी का मालिक खुद यहाँ आने वाला है और सभी कर्मचारियों की सभा लेगा। मैं बस उसके सामने एक शब्द कह दूंगा कि तुम नियमों के विरुद्ध भर्ती किए गए सिफारिशी कर्मचारी हो। फिर न केवल तुम्हारी नौकरी जाएगी, बल्कि जिसने तुम्हें नौकरी दिलाई है वह भी फंस जाएगा। इसलिए सोच समझकर फैसला करो। 65,000 देकर चैन से नौकरी करना तुम्हारे लिए घाटे का सौदा नहीं है। लू च्यान अचानक उत्साहित होकर बोली, कजिन, क्या कंपनी का मालिक सचमुच आ जाएगा? हाँ, उपाध्यक्ष ने सुबह सुबह ग्रुप में सूचना भेजी है। सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। ये सुनते ही लू च्यान ने तुरंत अपने बाल और मेकअप ठीक किए। फिर उत्साह से पूछा, कजिन, क्या आपको पता है कि हमारे मालिक को कैसी लड़कियां पसंद हैं? क्या मेरे पास कोई मौका है? चेन जे ने मुस्कुराकर कहा, तुम जवान हो, सुंदर हो, मुझे नहीं लगता कोई पुरुष तुम्हें मना कर पाएगा। असल में मैंने तुम्हें कंपनी में इसलिए भी बुलाया है। जब मालिक आएगा तो मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम उसका दिल जीत लो तो हमारा पूरा परिवार आसमान छू लेगा। लू च्यान ने आत्मविश्वास से कहा, कजिन, चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मालिक मुझसे प्यार करने लगे। उन दोनों की बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, मालिक को तुम्हारे जैसी लड़की कभी पसंद नहीं आएगी। लू च्यान तुरंत भड़क गई, तुम जैसे गांव के गंवार और निचले दर्जे के आदमी को क्या पता? जो देना है जल्दी दो, पैसे जल्दी दे दो, वरना जब मैं मालिक की पत्नी बन जाऊंगी तब तुम चाहकर भी मेरी खुशामद करने लायक नहीं रहोगे। मैं चुप रहा। चेन जे का धैर्य भी खत्म हो चुका था। उसने ठंडे स्वर में कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, 65,000 युआन दे रहे हो या नहीं? मैंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, नहीं। चेन जे का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। अच्छा, तो तुम भलाई की बात नहीं समझते? फिर मुझे भी कठोर होना पड़ेगा। यह कहकर उसने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया, जल्दी आओ, इस अवैध तरीके से भर्ती हुए वर्कशॉप कर्मचारी को तुरंत कंपनी से बाहर निकालो। आदेश मिलते ही कई सुरक्षा गार्ड आगे बढ़े और मुझे बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। तभी अचानक भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, उपाध्यक्ष वांग आ गए। ये सुनते ही सबकी नजरें वांग डोंग की ओर मुड़ गईं। सभी ने तुरंत सम्मान से उनका अभिवादन किया। वांग डोंग ने भीड़ की ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हो रहा है? सब लोग कंपनी के गेट पर क्यों इकट्ठा हैं? चेन जे तुरंत आगे बढ़ा और बोला, उपाध्यक्ष वांग, मैंने अभी अभी कंपनी में एक अवैध रूप से भर्ती किए गए सिफारिशी कर्मचारी को पकड़ लिया है। वह सामान्य भर्ती प्रक्रिया से नहीं आया, बिना अनुमति कंपनी में घुस आया है और उसका रवैया बेहद खराब है। न केवल वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा, बल्कि मुझसे बदतमीजी भी कर रहा है। मुझे पता है कि आज मालिक सभी कर्मचारियों की सभा लेने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता था कि उनके आने से पहले ही इसे बाहर निकाल दूं, वरना कहीं यह मालिक का अपमान न कर दे। लू च्यान भी तुरंत बोली, हाँ बिल्कुल, यह न केवल सिफारिश के दम पर अंदर आया है, बल्कि मालिक के बारे में भी मनगढ़ंत बातें कर रहा था। इसने मालिक का अपमान किया है। ऐसे आदमी को तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। वांग डोंग का चेहरा गंभीर हो गया। क्या इसने मालिक का अपमान करने की हिम्मत की? मुझे दिखाओ तो सही, आखिर इतना साहसी कौन है? चेन जे ने तुरंत मेरी ओर उंगली उठाई। यही है वह नीचे दर्जे का कर्मचारी। वांग डोंग ने चेन जे की उंगली की दिशा में देखा। उनकी नजर भीड़ के पार होकर मुझ पर पड़ी और जैसे ही उन्होंने मेरा चेहरा साफ देखा, उनकी आंखें अचानक फैल गईं। चेहरा एकदम पीला पड़ गया, पूरे शरीर में कंपन दौड़ गया। कांपती हुई आवाज में उनके मुंह से निकला, बी बॉस।